हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था वो हमारा क्या था बच्चों, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। हमने 3 बेसिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। कौन कौन सी थी? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस एंड द लास्ट वन इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट वन हमने डिस्कस किया था कूलम लॉ, कि कूलम लॉ होता क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमने सब कुछ डिस्कस किया था। ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। बच्चों ये बहुत आसान है, बट हमें क्या बनना है, 0 से हीरो बनना है। सो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हीरो की तरफ चलते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस Q इज इक्वल टू NE, वेयर व्हाट इज N? 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन। N क्या होता है बच्चों? हमारे पास एक इंटीजर होता है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं, माइनस के भी, 0 भी और प्लस के भी। ठीक है, हमें N का वैल्यू फाइंड आउट करना है। N इज इक्वल टू Q अपॉन E। व्हाट इज Q? आपको गिवन है 1 कूलम। नाउ व्हाट इज E? E क्या होता था हमारे पास? हमने जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज फाइंड आउट किया था वो E था। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम यहां लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो बच्चों कूलम से कूलम कैंसिल, इसलिए तो नंबर आएगा कोई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या करते हैं, यहां से एक 0 और यहां से एक 0 ऊपर लेके चलते हैं। 100/16 10⁻18। ओके, यहां डिवाइड करेंगे तो 6, 2, 5। सो 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो जो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को जब एक साथ लिया जाता है तो वहां पर इनका ग्रेनी नेचर खत्म हो जाता है। ग्रेनी नेचर मीन्स जैसे आपने नमक देखा है, छोटे छोटे दानों की फॉर्म में होता है, चीनी है। ओके, इनको क्या बोलते हैं, ग्रेनी नेचर। ठीक है, तो हमें चार्ज क्या नजर आता है, जो इसका डिस्क्रीट नेचर है वो क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बिकॉज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब एक साथ आएंगे, हमने लास्ट क्लास में अच्छे से समझा था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस मोर कूलम लॉ। हमारे पास एक ये पिक्चर है, हमने कल भी बनाया था, एक बार और बना लिया है। Q1, Q2, F21 क्या होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। F12 क्या होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। R12 क्या होता है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। R21 क्या होता है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब बच्चों मैंने ये क्या लिख दिया, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0। बच्चों अब देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, डेफिनेटली होगा। सो ये प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होगा। प्लस प्लस अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, दैट्स वाई रिपल्सन। सो जो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, चाहे F12 हो चाहे F21 हो, वो क्या होगा, रिपल्सिव नेचर का होगा। ओके, यहां माइनस माइनस भी हो सकता है। ओके, माइनस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तब भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेकंड पिक्चर क्या है बच्चों, प्लस माइनस। अब हमें पता है अनलाइक चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस, अलग अलग चार्जेस कौन कौन से, प्लस और माइनस, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। सो F21 क्या होता है, अब देखिए ये जो Q1 है इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। Q1 क्या है, प्लस, ये क्या, माइनस। Q1 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए F21 की डायरेक्शन क्या है, दिस वन। सिमिलर वे Q2 क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए F12 की डायरेक्शन क्या है, दिस वन। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो। अब हम आगे समझते हैं क्या होगा, कैसे होगा। हमारे पास जो फोर्सेस आए हैं वो क्या होंगे, देखिए बच्चों, एक बार हम फोर्स का वैल्यू यहां से लिख लेते हैं, एक बार यहां से लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम Q2 के ऊपर फोर्स लिख लेते हैं दोनों केसेस में। देखो क्या होता है, क्या डिफरेंस नजर आता है आपको।
F21 इस केस में लिख रहे हैं, क्या होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये क्या है मैग्नीट्यूड। अब F21 की जो डायरेक्शन है उसमें कौन सा यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देता है डायरेक्शन के बारे में बताता है। R12 है या R21, R12 इसी की डायरेक्शन में है R12 कैप। अब हम F21 का वैल्यू यहां लिख लेते हैं, हम इसे पिक्चर के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। F21 क्या होगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड बन गया आपका, ठीक है। अब बताइए क्या R12 होगा, नहीं बच्चों, क्योंकि अब F21 की डायरेक्शन बदल चुकी है, तो क्या होगा R21। सो बच्चों आप इस चीज से कभी मत कंफ्यूज होना कि सर कहीं तो R12 कैप लिख देते हैं, कभी सर आप लिख देते हैं R21। ये बच्चों डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है आपने जो पिक्चर लिया है, प्लस प्लस लिए हैं या प्लस माइनस लिए हैं या माइनस माइनस लिया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे वेक्टर्स बना दिए जाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है, डिपेंड करता है आप ले क्या रहे हैं। ओके, नाउ हम जानना चाहते हैं कि हमने कल किया था, क्या किया था बच्चों, देख लेते हैं। कूलम लॉ के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था, उसका एक दो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। द पॉइंट इज, देखो बच्चों दो चार्जेस हैं Q1 Q2, चार्जेस के बीच में कोई तो होगा, कुछ तो होगा। यहां हम क्या मान लेते हैं, एयर है या वैक्यूम है, कुछ तो है ना बच्चों, एयर या वैक्यूम दोनों ही सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में, ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में हम दोनों को सेम लेके चल रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगा क्यों ले रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, फोर्स को लिख लेते हैं F A। बच्चों हम यहां क्या लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। वेक्टर के बारे में हम जानते हैं मैग्नीट्यूड से आसानी से डीलिंग हो जाती है, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चाहे F21 का मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, चाहे F12 का, ठीक है। सो F A मीन्स एयर, मतलब जो हमारे पास मीडियम है दो चार्जेस के बीच में वो क्या है, एयर है। क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहां तक सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। सर एक चीज और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों कि सर हम तो ये करेंगे कि हम तो एयर में नहीं करना चाहते एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों कहां करोगे। आप में किसी बच्चे ने बोला सर मैं तो एक्सपेरिमेंट एयर में नहीं करूंगा, मैं तो इन चार्जेस को ना किसी और मीडियम में लेके जाऊंगा, वाटर में करूंगा मैं तो। चलो बच्चों कोई बात नहीं, वाटर ले लेते हैं। ये चार्ज क्या है, Q1 है, ये चार्ज क्या है, Q2 है, ठीक है। हमने क्या ले लिया बच्चों, वाटर ले लिया। देखते हैं क्या होगा बच्चों। हमारे पास देखो यहाँ एयर और वैक्यूम, यहाँ हमने वाटर लिया, देखना चाहते हैं क्या कंडीशनें बदलती हैं, वही देखना है हमें। सो आप लिखिए F वाटर, लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कुछ चेंज नज़र आया आपको बच्चों, आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। क्या चेंज नज़र आया है आपको, ER, ठीक है। हमने कल क्या किया था, व्हाट इज ER, ER इज रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि जो फोर्स Q1 Q2 के बीच में था व्हेन मीडियम इज एयर और वैक्यूम, जब हमने मीडियम को चेंज किया तो क्या फोर्स वैसा ही रहा या फोर्स बदल गया, वही देखना हमें। सो हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड दिस वे। सो व्हाट वी गेट
एफ ए अपॉन एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू, आपके पास बच्चों ये सभी फैक्टर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या, दिस वन इज कैंसिल विद दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन इज कैंसिल विद दिस वन, दिस वन इज दिस वन, क्या बच गया आपके पास, ओनली दिस वन। हम इसे लिख लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, इट बिकम एप्सिलॉन आर। सो फोर्स इन वाटर क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर फोर्स इन एयर। सो हमने क्या समझा कि जो एयर में फोर्स था और जो ये आर है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बच्चों, ई आर का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 किसके लिए, व्हेन एयर और वैक्यूम की बात करते हैं, ग्रेटर देन 1 कोई भी मीडियम हो सकता है, एल्कोहल, कैरोसिन, वाटर, जो भी आप लेना चाहें। ओके, सो अगर एप्सिलॉन आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो ये जो फोर्स है इसकी दो ही कंडीशन पॉसिबल है। क्या कंडीशन पॉसिबल है बच्चों, देख लेते हैं हम कि इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स हम क्या ले रहे हैं, मीडियम को एयर ले रहे हैं। सो F इज इक्वल टू एफ ए होता है। नाउ इफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 81, ये किसके लिए होता है, वाटर के लिए। ठीक है, सो जो फोर्स है हमारा वाटर के अंदर वो क्या होगा बच्चों, एफ एयर डिवाइडेड बाय 81, एफ एयर डिवाइडेड बाय 81। हमें यही क्लियर करना था। कुछ पिक्चर समझ में आया तो बच्चों जो फोर्स है वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ऑब्वियसली सर फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जो वाटर के अंदर फोर्स है वो क्या हुआ, इतने टाइम्स डिक्रीज हो गया है। ठीक है, कैसे, अगर हम कहें फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फोर्स है वो था 100 न्यूटन फॉर एग्जांपल, तो यहाँ कितना हो गया बच्चों, 100 अपॉन 81 न्यूटन। देखो कितना कम फोर्स हो गया। ठीक है, बहुत ही कम फोर्स हो गया। हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या बनेगा, 81 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, देखो बच्चे ये 1 पॉइंट समथिंग आया है, ये 100 है, कितने टाइम्स फोर्स रिड्यूस हो गया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स, हम हर चीज को समझ सकते हैं, क्या होता है, कैसे होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो हम बच्चे क्या डिफाइन कर सकते हैं, ई आर। ई आर को कैसे डिफाइन करेंगे, ये किसका रेशियो होता है, ई आर यहां से क्या, फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन वाटर, और फोर्स इन वाटर मीन्स फोर्स इन एनी मीडियम, क्योंकि मीडियम तो आपका वाटर भी हो सकता है, कैरोसिन, कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द एप्सिलॉन आर। ये क्या बन गया आपका, एप्सिलॉन आर। आई होप आपको अच्छे से ये पिक्चर समझ में आया होगा। देख लेते हैं बच्चों आगे का पॉइंट है, जो क्या पॉइंट है हमारे पास, कि सर हमने ये तो समझ लिया, अब और एक पॉइंट देख लेते हैं, क्या है कि सर हमने फोर्स बनाया था F, वो F फोर्स क्या था, F एयर में क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और F वाटर जो आया था कि सर वो क्या था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बच्चों के यहाँ कुछ आपको सिमिलर चीज़ें नज़र आई हैं, कर लेते हैं। इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, दिस वन इज सेम, 1 अपॉन 4 पाई। यहाँ एक टर्म है, इस कंप्लीट टर्म को, ये क्या होती है बच्चों, दिस वन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है, हम सिंपल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी बोल देते हैं।
एब्सोल्यूट लगा देंगे तो क्या इसकी वैल्यू में चेंज होगा? नहीं होगा, वो भी वैसे ही रहेगी। अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं बच्चों? अब अगर दोनों का प्रोडक्ट करें कुछ तो आएगा, हमने उसको नाम दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 upon R square, where epsilon is equal to epsilon naught into epsilon R. So this is the, what is this? This is your absolute permittivity. किसका absolute permittivity? Of मीडियम। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये रिलेशन समझ में आया होगा और ये रिलेशन भी समझ में आएगा बच्चों। नीट में, आईआईटी में यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं और कुछ भी नहीं होता है, बट हम इतना बारीकी से चीज़ों को देखते ही नहीं है। तो हमने क्या देखा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में ये रिलेशन होता है। ओके, आई थिंक आप सभी को ये जो मैंने समझाया है अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, एक बार उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों। हमने कहा जो वाटर है, ठीक है, वाटर के लिए जो हमारे पास ER रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू है वो क्या होगा बच्चों? एक और पॉइंट है बच्चों, एप्सिलॉन R। मैंने आपको कल भी बताया था, परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी, तो ये क्या होता है आपके पास? डायमेंशनलेस। जो क्वांटिटी है आपके पास डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, इट इज ए नंबर। वाटर के केस में हमने यहां क्या लिया है बच्चों? ER का वैल्यू 81 लिया है। क्या यही होता है? नहीं बच्चों, ये किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कि 0 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? अप्रोक्सीमेटली 88। थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ। 20 पे क्या होता है अप्रोक्सीमेटली आपका वैल्यू 80, और 100 पर क्या होता है बच्चों? आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होता है? 55.5। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट बताया। आपको याद करने की नहीं, आपको कुछ समझना है। क्या आपको समझना है कि देखिए, ये देखिए क्या है बच्चों, ये कि जो ER है आपको कभी कभी बुक में मिलेगा 81, किसी बुक में 80 भी हो सकता है। तो ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बुक गलत है। क्यों? क्योंकि परमिटिविटी है जो वो वेरी करती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ER वेरीज विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। जब हम बोल रहे हैं ER इज इक्वल टू 81, इट मीन्स वो कुछ टेम्परेचर रहा होगा। वो क्या होगा देख लेते हैं। अब बच्चों देखिए 88 से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 80 है, तो हम मान सकते हैं कि यहाँ कहीं 17 डिग्री से लेकर 18 डिग्री के आसपास हमारा जो वैल्यू है वो वाटर का 81 रहा होगा। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। ओके, वैल्यू बदल सकती हैं, ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। ये फिक्स नहीं होता बच्चों, बट जो हम बुक में लेते हैं वो किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर? रिलेटिव परमिटिविटी पे। ठीक है, सो हम यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों? वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हेन NaCl कॉमन सॉल्ट, वो कॉमन क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए, व्हेन कॉमन सॉल्ट
आपके घरों में होता है, सभी को पता है। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। When common salt is taken in water, so क्या होगा? In water, what will happen? The force between Na positive and Cl negative ions is reduced by a factor of 81। ठीक है, ये समझ में आया क्यों रिड्यूस करते हैं? क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो फोर्स वाटर के अंदर होगा वो क्या होगा? फोर्स इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय 81। इसीलिए हम बोल सकते हैं क्या बच्चों, देखो कितना फोर्स कम कर दिया पानी ने जो आयंस के बीच में था। हम यहाँ क्या समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव है, इनके बीच कुछ तो फोर्स होगा, उसको 81 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। इसीलिए हम बोलते हैं दैट इज वाई, या हम बोल सकते हैं दिस इज द रीजन this is the reason for what? Water. This is the reason for the good solvent nature of water. Solvent behavior of water. हम बोल सकते हैं दिस इज द रीजन फॉर द गुड सॉल्वेंट, मीन्स जो वाटर है आपका वो अच्छा सॉल्वेंट बोला जाता है। वो यही रीजन होते हैं कि जो आयंस के बीच में फोर्स है उसको 81 टाइम्स रिड्यूस कर देता है। 81 टाइम्स बहुत कम कर देता है बच्चों। सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है कि इसके अंदर जो NaCl है कॉमन सॉल्ट वो आसानी से डिजोल्व हो जाता है। दैट इज अबाउट द सॉल्वेंट। देखिए बच्चों, आपने ये चीज कितनी बार देखा है, डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि नमक आसानी से पानी में घुल जाता है। रीजन ये है फिजिक्स। ठीक है, सो सब कुछ इंटरेस्टिंग है, आराम से देखिए, समझते रहिए, बहुत अच्छा होगा, सब कुछ करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखते हैं बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। हमें समझ में आया कि बच्चों वाटर है जो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है, मींस उसके अंदर NaCl बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाता है। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट वन इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बच्चों यहाँ भी स्टार लगा लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, इवन आप डबल स्टार, ट्रिपल स्टार। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलम लॉ की एक कंडीशन है क्या? कूलम लॉ एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ओनली 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस, अगर हम कहें हमारे पास 5 चार्जेस हैं तो वहाँ कूलम लॉ फेल हो जाता है। वो अकेले वर्क नहीं कर सकता, उसके साथ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क करेगा। हम समझते हैं ये क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर चार्ज Q1 एंड दिस इज योर चार्ज Q2। दोनों ही प्लस के हैं। अगर मैंने यहाँ कुछ नहीं मेंशन किया, इट मीन्स बाय डिफॉल्ट वो प्लस का है। ठीक है, सो होगा क्या यहाँ पे? दोनों के बीच फोर्स होगा। हम देखना चाहते हैं फोर्स Q2 पर, तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? Q1 इसको रिपेल करेगा। क्यों? दोनों पॉजिटिव हैं। दिस इज फोर्स ऑन 2 due to 1। ओके,
अब हमने क्या किया भी हमने क्या किया, एक चार्ज और ले लिया Q3, ये भी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। जब तक मैं आपको मेंशन ना करूं कैसे माइनस साइन, तो क्या मानना आपको, पॉजिटिव चार्ज ही है। सो यहां क्या हुआ बच्चों, ये भी इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, Q3 भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो नेट फोर्स Q2 पर कितना लगा, हम बना देते हैं। दिस इज द पॉइंट। क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। ये क्या होगा, फोर्स ऑन 2, किसकी वजह से, 3 की वजह से, दिस वन। पिक्चर क्लियर हुआ बच्चों। इसी तरीके से और भी फोर्सेस हो सकते हैं। सो क्या होगा, जो नेट फोर्स है एफ नेट, ठीक है, किसके ऊपर, Q2 के ऊपर, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा किसका बच्चों, F21 का और F23 का। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जितना सिंपल है बहुत ही आसान है। वेक्टर सम होगा किसका, इसका। हम कैसे बना सकते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, रिजल्टेंट क्या होगा, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, वेक्टर दिस इज योर एफ नेट। बच्चों आपने ये बहुत बार किए हैं 11th में, कौन सा, वेक्टर्स के चैप्टर में कौन सा लॉ यूज हुआ है यहाँ पर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसलिए बोलते हैं 11th को स्ट्रॉन्ग कर लो, 12th अपने आप हो जाएगा। हम इसे एक एग्जांपल से और समझते हैं कि सर आपने बोला कि Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, ओके, सो Q3 है, Q1 इसके ऊपर भी तो इफेक्ट डालेगा, ओके आप बोल सकते हैं क्योंकि सभी आसपास में है। बट बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि जो नेबरिंग चार्जेस हैं, जो Q2 के अगल बगल में चार्जेस हैं, सब अपना अपना फोर्स लगाएंगे, कोई एक दूसरे के फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगा। यही तो है। हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं, बहुत ही रियल एग्जांपल लेते हैं जनरल लाइफ से। देखो बच्चों, मान लेते हैं यहां एक बॉक्स है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास 2 पर्सन हैं, क्या, एक सीता ठीक है, और एक है हमारे पास कौन, एक है राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ओके। सॉरी बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज सिंपल राम। सो बच्चों क्या हुआ, ये एक बॉक्स है और ये एक सरफेस है। क्या होता है कि जो ये सीता है ये इस बॉक्स को अपनी तरफ खींचती है। कुछ तो फोर्स लगाया होगा इसने या नहीं लगाया होगा, डेफिनेटली कुछ फोर्स लगाया, तभी राम क्या आ जाता है, वो भी इसी पॉइंट से रस्सी बांध लेता है और इसको खींचना स्टार्ट कर देता है। तो अब आप मुझे ये बताइए, राम जब आया तो क्या सीता ने फोर्स लगाना बंद कर दिया, नो। क्या ये पिक्चर से चली गई, नहीं, इसने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। इसी तरीके से क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है कि जो Q1 है वो अपना फोर्स लगा रहा है, Q3 है वो अपना फोर्स लगा रहा है, Q4 होगा तो वो अपना फोर्स लगाएगा, ठीक है। सो सभी क्या होंगे, एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, किसके ऊपर, एक सिंगल चार्ज के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज
द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी बच्चों मैं गलती से इलेक्ट्रिक चार्ज बोल गया था। द टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन a charge means a single charge is equal to the vector sum of forces due to all other चार्जेस। यही क्या हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि जो कूलम लॉ है वो क्या था 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब हमारे पास एक सिस्टम आया जिसमें क्या हमारे पास मल्टीपल चार्जेस है, मींस मोर देन 2। सो वहां क्या होगा, कूलम लॉ से बात नहीं बनेगी। सो उसकी हेल्प के लिए क्या आया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड द कूलम लॉ फॉर्म द फंडामेंटल्स फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये जो दोनों हैं फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। बट क्या हम कूलम लॉ से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल डिराइव कर सकते हैं? नो, ये एक दूसरे से डेरिवेबल नहीं है। ये क्या है, सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, बहुत सारे फिनोमेना है जो ये सॉल्व करते हैं। सो हम जनरल वे में समझते हैं। इन जनरल क्या कर सकते हैं, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ कंसीडर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस like Q1, Q2 up to Qn। हम निकालना चाहते हैं क्या, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। एक सिंपल सा डायग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज, ये चार्ज लिख देते हैं। Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 एंड Qn। हम क्या देखना चाहते हैं बच्चों कि Q2 ने इस पे फोर्स लगाया होगा, Q5 ने इस पे फोर्स लगाया होगा, इसने भी फोर्स लगाया होगा, Q3 ने भी फोर्स लगाया होगा और Qn ने भी फोर्स लगाया होगा। ठीक है, हम फोर्स किस पे चेक कर रहे हैं, Q1 पर, सभी की वजह से। सो बच्चों क्या होगा, एफ नेट क्या होगा आपके पास, व्हाट इज एफ नेट, फोर्स ऑन वन, नेट फोर्स क्या होगा, किसके ऊपर, वन के ऊपर। फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, अप टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू एन। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब हम कूलम लॉ लगा देंगे, वो क्या होगा बच्चों, के Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, और क्या लिखेंगे, वेक्टर बनाना पड़ेगा हमें। क्या होगा बच्चों वो वेक्टर, बताओ, 1 2 कैप के Q1 Q3 R13 कैप, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे। लास्ट में क्या लिखेंगे, के Q1 Qn R1n का स्क्वायर। यहाँ बच्चों स्क्वायर है, भूलना मत, क्योंकि कॉलम लॉ में स्क्वायर आता है नीचे। R1n कैप जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन है, कि Q1 सभी में कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं, तो हम लिख देते हैं बाकी को। क्या लिखेंगे, QI डिवाइडेड बाय R1I का स्क्वायर एंड R1I कैप, समेशन I रनिंग फ्रॉम
2 to n, दिस इज द फाइनल आंसर। ये क्या होगा आपके पास F1 नेट। कुछ समझ में आया बच्चों क्या कि KQ1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो KQ1 बाहर ले लिया। यहाँ क्या बचा Q2 R12 दिस वन। सो सब में क्या है देखो 1 है, बिल्कुल है, यहाँ भी 1 है। सो क्या किया हमने QI R1I R1I, और I की वैल्यू कहाँ से कहाँ है 2 से 3 एंड सो ऑन। I रनिंग फ्रॉम 2 to n, क्योंकि 1 के ऊपर तो फोर्स निकाल रहे हैं, 1 तो यहाँ कभी हो ही नहीं सकता। सो सॉरी, दिस इज ऑल अबाउट द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो बच्चों आज हम यहीं स्टॉप करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अच्छे से नोट डाउन करना, अच्छे से समझना। हम सब न्यूमेरिकल करेंगे। मैं बहुत ही जल्दी एनसीईआरटी क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है। हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल आराम से सोल्व करके देखेंगे क्या और कैसे होता है। सो इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझिए, जितना शेयर हो सकता है कीजिए, बिकॉज ये सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आप किसी दूसरे की ज़िंदगी बदल रहे हैं, आप किसी दूसरे की लाइफ बना रहे हैं। अपनी तो बन ही रही है, दूसरे की भी बन रही है। सो टाइम का इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ कीजिए, मनी को सेव करना है, ओके। इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट एक वर्ड होता है, बहुत अच्छा होता है। टाइम को इन्वेस्ट करो, ओके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, थैंक यू।